नमीरा की आंखें उसकी बातों से भर आई। फरहाद ने तंजिया लहजे में कहा, तुम में वो बात ही नहीं जो मुझ जैसे मर्द को अपनी तरफ मतवज्जो कर सके। नमीरा के दिल पर जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। उसने निरसते हुए कहा, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि आप मुझे छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते हैं? मैं तो आपकी बीवी हूँ। उसकी आवाज धुंधली और रुंध गई थी, लेकिन फरहाद ने उससे रहमाना धक्का देते हुए एक तरफ कर दिया। वो हर रात ऐसे ही उसके साथ बर्ताव करता, उसके करीब आकर उसे धुतकार देता। नमीरा इतनी जिल्लत बर्दाश्त न कर सकी। वो उठकर खिड़की की तरफ दौड़ी। दिल धड़क रहा था, आंखों में खौफ और गुस्सा एक साथ भरा हुआ था। वो नीचे छलांग देने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसे मजबूती से अपने बाजुओं में थामा। वो मुड़ी और सामने खड़े फरहाद को देखकर उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया था। मगर फिर एक लम्हे के लिए हैरत की जगह उसके चेहरे पर सवाल के निशानात उभर आए थे। फरहाद ने उसके आंसुओं को देखकर एकदम सकूत इख्तियार किया। उसकी नज़र में पहली बार पछतावे की झलक थी। नमीरा ने सांस लेते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, अब तुम्हें कभी भी खुद को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। उसके लहजे में सख्ती थी, मगर उसकी आंखों में वो जज्बा भी झलक रहा था जो कभी मोहब्बत का हिस्सा था। नमीरा ने पहली बार महसूस किया कि फरहाद के अंदर भी कुछ इंसानी एहसासात बाकी हैं, और शायद ये लम्हा दोनों के लिए एक नया आगाज हो सकता था। आज नमीरा की शादी थी, मगर ये शादी उसकी मर्जी से नहीं थी। ये एक कर्ज की अदायगी के बदले के की गई थी। निगार बेगम ने उसके बाप का इलाज करवाने के लिए इतनी रकम खर्च की थी कि अब नमीरा उसके सामने आंखें उठाकर देख भी नहीं सकती थी। वादे के मुताबिक उसके बाद को अब अपनी बेटी के जरिए वो कर्ज वापस करना था। नमीरा ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली ये लड़की, जिसके घर में सिर्फ 2 कमरे थे और 10 बहन भाई एक साथ रहते थे, इस मौशरती दबाव के सामने बेबस थी। अगर कपड़े खरीदे जाते तो घर का पेट नहीं भरता। अगर घर का इंतजाम चलता तो कपड़े पुरानी हालत में रह जाते। कई सालों से वो पुराने कपड़े पहन रही थी, मगर आज उसकी तकदीर कुछ और ही लिख रही थी। निगार बेगम ने खसूसी तौर पर नमीरा के लिए ब्राइडल लिबास तैयार करवाए थे और जूते भी। नमीरा सर से पांव तक सोने और रेशमी जेवरात में मलबूस थी। उसका हुस्न ऐसा था जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। निगार बेगम, जो आला बिजनेसमैन और फरहाद की दादी थी, एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। दिल में ख्याल आया कि ये वो लड़की है जो उनके बिगड़े हुए पोते को राह रास्त पर ला सकती है। फरहाद मिर्जा, उनका पोता, आज शादी के लिए राजी तो था, लेकिन दिल से न था। एक अयाश और बेपरवाह इंसान जो औरतों को सिर्फ दिल बहलाने के लिए देखता था। उसने अपनी जिंदगी के तजुर्बात से सबक सीखा था और किसी औरत पर भरोसा करने का नाम तक न लिया, सिवाय अपनी दादी के। नमीरा के सामने ये शख्स बेअतना, सर्द और बेरहम लग रहा था, मगर उसके दिल में नमीरा की मासूमियत और खुश इखलाकी ने एक गैर महसूस असर छोड़ दिया था। नरम दिल, मिडिल क्लास, पसे मंजर और इंतहाई खूबसूरत नकोश वाली ये लड़की, निगार बेगम की नजरें पूरी तरह जीत चुकी थी। अब सब कुछ मुकद्दर के हाथ में था। एक शादी जो मजबूरियां लाई, और एक दिल जो शायद कभी उसके लिए ना धड़का हो, मगर तकदीर ने उसे एक दूसरे के करीब ला ही दिया था। नमीरा हमेशा खामोश रहती। निगार बेगम जो भी कहती वो बस सर झुका देती। उसका बाप अहमद अली एक अफसर के हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और निगार बेगम ने खुद उसे हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम किया। जब नमीरा और उसकी माँ खालिदा अस्पताल पहुंची, निगार बेगम उनकी गरीब हालत और नमीरा की खूबसूरती देखकर दंग रह गई थी। वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि इतने गरीब खानदान में इतनी हसीन और मासूम लड़की पैदा हो सकती है। यही वजह थी कि उसने नमीरा के बाप के इलाज पर पानी की तरह पैसा खर्च किया और एक वादा लिया, मैं तुम्हारे बाप का इलाज करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरे पोते से शादी करनी होगी। अहमद अली ने कहा, पहले अपनी बेटी से बात करो। अगर वो राजी होगी तो मैं भी राजी हूँ, नहीं तो मरना पसंद है, बेटी को बेचना नहीं। नमीरा के लिए ये लम्हा सबसे मुश्किल था। उसका बाप अगर दुनिया से चला गया तो उसके बहन भाइयों का क्या होता? वो खुद एक लड़की थी, घर का बोझ कैसे उठा सकती थी? उसके लिए बाप से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं थी, हत्ता कि अपनी जिंदगी भी नहीं। लिहाजा उसने हार मान ली और कहा, अगर आप मेरे बाप का इलाज कर दें तो
मैं आपके पोते से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नमीरा को ये नहीं मालूम था कि फरहाद मिर्ज़ा किसी नौइयत का इंसान है या औरतों के बारे में उसके ख़यालात क्या हैं। ये सिर्फ़ निगार बेगम ही जानती थी, जो नमीरा में वो सलाहियत देख चुकी थी, जो फरहाद को सुधार सकती थी। शादी के बाद आज भी नमीरा अपने बेड पर बैठी थी। फरहाद आया, उसे करीब किया, उसके बालों की लटों को पीछे किया। नमीरा का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद फरहाद का दिल पिघल गया है, शायद वो उसके हुस्न से मुतासिर हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने सर्द लहजे में कहा, तुम में वो बात ही नहीं जो मुझे अपनी तरफ खींच सके। देखो, हकीकी बात तो इन औरतों में होती है, जिनके साथ मैं हर वक़्त रात गुज़ारता हूँ। ये बात सुनकर नमीरा की आँखों से बेख्तियार आँसू गिर पड़े। वो रोते हुए बोली, क्या कमी है मुझ में? आप हर रोज़ किसी दूसरी औरत के साथ होते हैं। हर दिन नई गर्लफ्रेंड। मुझ में ऐसी क्या कमी है कि आप मुझे यूं धुतकार देते हैं और बाहर की औरतों को सर आंखों पर बिठाते हैं? फरहाद ने बेरहमी से जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि औरत किस नौयत की होती है, इसलिए मैं हर औरत को धोखा देता हूँ, क्योंकि औरतें खुद धोखेबाज होती हैं। तुम भी उन्हीं में से होगी, जैसी बाकी औरतें। मेरी जिंदगी में मैंने कभी किसी औरत को बावफा नहीं देखा। फिर उसने अपनी दादी की तरफ इशारा किया। मेरी दादी ने मेरे साथ वफ़ा की है। मैं सिर्फ़ अपनी दादी से प्यार करता हूँ और बस। ज़्यादा मुझसे बहस मत करो। ये कहकर वो उठा और पीछे मुड़े बगैर आगे बढ़ गया। ये जाने बगैर कि उसके पीछे बैठी उसकी नई नवेली दुल्हन क्या सोच रही होगी। शादी को भी 15 दिन भी नहीं हुए थे और पहली रात से ही फरहाद मिर्ज़ा नमीरा को धुतकार रहा था। हर रात, हर लम्हा नमीरा के लिए ज़िल्लत और बेबसी का सिलसिला जारी रहा। फरहाद मिर्ज़ा, जो अपने छोटे भाई फवाद के साथ दादी निगार बेगम के घर में रहता था, अपने भाई के तमाम लक्षण देख चुका था। फवाद की अपनी भाभी से बहुत अकीदत और हमदर्दी थी। अक्सर वो नमीरा से कहता, भाभी, भैया की बातों को दिल पर मत लीजिए। एक ना एक दिन वो ज़रूर आपकी तरफ माइल होंगे और एक ना एक दिन उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। लेकिन आज नमीरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो गरीब खानदान की लड़की थी और जब फरहाद उसे धुतकारता तो उसे लगता कि ये सब उसकी गुर्बत की वजह से हो रहा है। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो कभी भी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं जाएगी। इस ज़िल्लत से बेहतर है कि मर ही जाए। वह दूसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंची। दिल धड़क रहा था, आंखों से आंसू बेख्तियार बह रहे थे। उसने सोचा, अगर फरहाद को मैं अच्छी नहीं लगती तो ठीक है। आज के बाद वो कभी भी मेरी सूरत नहीं देखेगा। मैं उसकी दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। आंखें बंद करके नीचे छलांग देने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी और नीचे गिरी। जब मुड़ी तो सामने फवाद खड़ा था, गुस्से से लाल पीला हो रहा था। भाभी, ये क्या बचपना है? आप अपनी जान की दुश्मन क्यों बनी हुई हैं? फवाद ने गुस्से में कहा, अगर आपको लगता है कि खुदकुशी ही हल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं तो किसी भी तरीके से भैया को अपनी तरफ राग़िब कर सकती हैं। खुदकुशी वासी वाहिद हल नहीं है। नमीरा के आंसू और दर्द ने आखिरकार अल्फाज को तोड़ दिया। वो रोने लगी। फवाद, आज मुझे 15 दिन हो चुके हैं। तुम्हारे भाई ने हर रोज मेरे सामने आकर मुझे धुतकारा, करीब आया और फिर मुझे यूं धुतकारा जैसे मैं उसकी जिंदगी में जुर्म कर बैठी हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे छोड़ दो तो वो मुझे छोड़ता भी नहीं और यूं बर्ताव करता है जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। उसकी आवाज़ टूट रही थी, दिल बोझल था। आपकी दादी ने मुझे यहाँ शादी करके भूल ही गया हूँ। वो लंदन चली गई हैं, मुझे अकेला छोड़कर। फवाद, मुझे बताओ मैं अब क्या करूँ? ये कहते हुए नमीरा फूट-फूट कर रोने लगी और फवाद बेबस होकर उसके लिए अपने भाई की सख्तियों और नमीरा की तकलीफ के दरमियान उलझन महसूस कर रहा था। फवाद नमीरा को खड़ा देख रहा था, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई सही जवाब नहीं था। बेबसी में उसने जल्दी से पानी का ग्लास दिया और खिड़की बंद कर दी। फिर गुस्से और फिक्र के मिले-जुले लहजे में कहा, खबरदार, अगर तुमने दोबारा ऐसी कोशिश की तो ये तुम्हारी आखिरी होगी। भाई को अपनी तरफ माइल करना है, ना कि अपनी जान देकर उनका रास्ता साफ करना। जैसे ही मैं दादी से राब्ता करूंगा मैं उन्हें वापस बुलाऊंगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया और बेड पर बैठी नमीरा हिचकियों से रोने लगी। वो अपने बाप की मोहब्बत भरी यादों में खो गई,
जब वो उसे नाज़ों से पालते थे और माँ उसकी हिफाज़त के लिए हर लम्हा चौकन्ना रहती थी। मगर यहाँ उस हवेली की चार दीवारी में वो बंद थी। ना अपने माँ-बाप से मिलने की इजाज़त थी, ना आज़ादी के लम्हे। दिल दर्द से फट रहा था, आँखों से आँसू बह रहे थे। नमीरा ने पानी पीकर अपने आँसू साफ किए और सोचने लगी कि क्या ऐसा हुआ कि फरहाद यूँ औरतों से बदसुन हो गया? उसके लिए हर औरत बेवफ़ा और धोखेबाज़ थी। वो खुद भी औरतों पर भरोसा नहीं करता। फिर वो अपने दिल में सवाल उठाती रही कि वो अपनी बीवी से भी ऐसा उलझा-उलझा क्यों रहता है? वो कभी उसके पास क्यों नहीं आता? ये सवाल दिल में घूमते-घूमते उसकी आँखों से आँसू और ज़ोर से बहने लगे। आखिरकार रोते-रोते वो सो गई। जब वो उठी तो कमरे में फरहाद मौजूद था। शायद शावर लेकर आया था और अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कंघी कर रहा था। नमीरा को झटका लगा। वो जल्दी से उठ बैठी। आज से पहले वो कभी कमरे में ऐसे नहीं आया था। आता भी तो सिर्फ धुतकारने के लिए। आज मगर उसका अंदाज मुकम्मल बदल चुका था। फरहाद ने कंघी की और फिर 3 परफ्यूम अपनी गर्दन और सीने पर स्प्रे कर दिए। पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। नमीरा उसे हैरत और खौफ के मिले-जुले जज्बात से देख रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। फवाद बता रहा था कि तुमने खुदकुशी की कोशिश की है। ये सब बेकार है। क्या तुम ये समझती हो कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे करीब आ जाऊँगा? ये सब तुम्हारी खुशफ़हमी है। उसके लहजे में सख्ती थी, मगर कुछ गैर महसूस नरमी भी छुपी हुई थी। अपनी जान मत खपाओ, खामोशी से यहाँ पड़ी रहो। यहाँ किसी कोने में तुम्हारे लिए जगह तो मिल चुकी है। रहने के लिए तुम्हें और क्या चाहिए? इतना बड़ा घर है, तुम मालकिन हो, फिरती हो गाड़ियाँ, नौकर-चाकर, दुनिया की हर सहूलत तुम्हारे कदमों में पड़ी है। फिर भी मैं किस चीज़ की परवाह करूँ? फिर उसने झटके से कहा, वैसे भी ये एक ना एक दिन तो मुझे धोखा देकर जाना ही है ना, तो खामोशी से यहीं रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो सपाट लहजे में, अंदाज़ में कमरे से बाहर निकल गया और नमीरा बेड पर बैठकर खामोशी से रोती रही, दिल में एक अजीब खौफ और तन्हाई के एहसास के साथ। एक बार फिर फरहाद ने नमीरा के दिल को चीर दिया था। उसे लगा था कि शायद फवाद के समझाने से उसके दिल में कोई नरम गोशा पैदा हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फरहाद अब भी वैसा ही खिंचाव और सर्द मिजाजी का मुज़ाहरा कर रहा था, बल्कि आज तो कुछ ज़्यादा ही बेरहम लग रहा था। नमीरा की आंखें एक बार फिर आँसुओं से भर गईं। वो अपने आँसू साफ करने लगी। वॉशरूम जाकर वो फ्रेश हुई और फिर नीचे उतर आई। डाइनिंग टेबल पर फवाद बैठा था। फरहाद कहीं जा चुका था। उसने नमीरा की हालत देखी तो मुस्कुराते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। नमीरा खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। फवाद ने नरमी से कहा, भाभी, मैंने दादी को कॉल की थी, वो कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए वापस आ जाएंगी। तब तक आपको हिम्मत से काम लेना होगा। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि भाई का आपके साथ रवैया कैसा है, या वो क्या कर रहे हैं, या आपने क्या किया है। मैंने बस इतना कहा कि आप जल्दी से वापस आ जाएं। भाभी आपको मिस कर रही हैं। नमीरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर झुकाया। आंखें अभी भी सूजी हुई और सुर्ख थी। फवाद समझ गया कि वो सारी रात रोती रही हैं। उसके पास नमीरा को तसल्ली देने के लिए अल्फाज मौजूद न थे, लेकिन खामोशी के साथ वो उसे हौसला दे रहा था। फरहाद जल्दी से नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। नमीरा ने रोजाना की तरह घर की सफाई मुकम्मल की और फिर सहारा के काम करके अपने कमरे में चली गई। आज उसने दिल में सोचा था कि वो खुद को बेहतरीन अंदाज में तैयार करेगी, ताकि फरहाद को अपनी तरफ माइल कर सके। उसने सुर्ख रंग का लौंग पहन रखा था, साथ मैचिंग ज्वेलरी भी सजाई थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुकम्मल तैयार होने के बाद उसने आईने के सामने अपना अक्स देखा और दिल में पुख्ता यकीन किया कि आज फरहाद उससे नजरें नहीं हटा पाएगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। वो इधर-उधर टहलती हुई फरहाद के इंतज़ार में दरवाजे की तरफ मतवज्जो हुई। फरहाद दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और उसकी नज़र पहली बार नमीरा पर पड़ी। उसके हसीन सराबे ने फरहाद को कुछ लम्हों के लिए सहर में जकड़ लिया था, लेकिन जल्द ही उसने अपनी मामूल की सर्दी में कहा, क्या जाने की तैयारी कर रही हो? खैरियत तो है? खबरदार अगर घर से बाहर कदम निकाला और ये सब कुछ मुझे अपनी तरफ माइल करने के लिए कर रही हो तो सुनो बेगम, तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलेगा। अपने ये तमाम फजूल के चोचले अपने पास ही रखो।
नमीरा उसके अल्फाज सुनकर अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल में ये उम्मीद भी बाकी थी कि शायद एक दिन फरहाद के दिल का वो सर्द गोशा भी पिघल जाए। खबरदार, अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं किसी भी सूरत तुम्हारी इस नज़र से नहीं देखूंगा। फरहाद का लहजा सख्त और बेरहमाना था। तुम जानती हो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें ऐसी क्या खास बात है कि मैं तुम्हारी तरफ माइल हो जाऊं? कभी नहीं। तुम एक टिपिकल औरत हो, तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं, तो इसीलिए अपने ये चौंचले बंद रखो। ये कहकर उसने एक बार फिर नमीरा को झंझोड़ा। नमीरा की आंखें एक बार फिर भर आईं और दिल बार बार टूटने के बाद भी अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो बस निगार बेगम के आने का इंतजार कर रही थी, उम्मीद के आखिरी चिराग के साथ कि शायद दादी आए तो सब कुछ ठीक कर देंगी। चंद रोज गुजरे और जब निगार बेगम आई तो नमीरा लरस गई। वो इतनी हंसमुख, सुलझी हुई और नरम दिल लड़की अब इतनी लुटी-पुटी और बेबस दिखाई दे रही थी कि दादी के कदम जमीन पर जम गए। निगार बेगम जल्दी से नमीरा के पास आई और उसके गले लग गई। क्या हुआ नमीरा? ये क्या हालत बना रखी है? तुम ठीक तो हो? तबीयत कैसी है? नमीरा रो रो कर उनके गले लग गई, जबकि निगार बेगम हर लम्हे उस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। फवाद ने कहा, दादी, ये आपके पोते की करम नवाजी है। आप लंदन में खुशियां मना रही थी और भाभी को यहाँ तन्हा छोड़ दिया। क्या आपको पता है कि आपके पोते ने क्या किया और उनकी हरकतों से भाभी की क्या हालत हुई? वो खुदकुशी करने तक पहुंच गई थी। ये सुनकर निगार बेगम की आंखें हैरत और तशवीश से खुल गई। नमीरा हिचकियों के साथ रोती रही और आहिस्ता से कहा, दादी, वो ऐसा क्यों करते हैं? हर रोज नई लड़की हर रात मेरे करीब आकर कान में कहती है कि मैं उनके काबिल नहीं और फिर धुतकार कर चले जाते हैं। मैं नहीं समझती उन्हें औरतों से इतनी नफरत क्यों है। क्या वो किसी और को पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं तो फिर आपने मेरी शादी उनसे क्यों करवाई? नमीरा के ये गिले शिकवे, उसकी उदासी और ज़हनी अज़ियत सब कुछ निगार बेगम के दिल पर असर कर गया। वो खामोश रहकर नमीरा को अपने सीने से लगाकर उसके दुख बांटने की कोशिश कर रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद फरहाद ने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया, जो अपने माँ-बाप के घर से बांध कर उसे एक ऐसे बिगड़े हुए लड़के के सामने छोड़ दिया गया है। नमीरा ने ये सब कुछ कह दिया था कि वो उनकी एहसानमंद है और उनके एहसानात का अदब करते हुए उसने दुल्हन बनकर उनके घर आने का फैसला किया था। निगार बेगम ने एक बार फिर अपने सीने से लगाया और नरमी से कहा, तुम फिक्र मत करो नमीरा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम जानती हो वो ऐसा क्यों करता है? उसकी जिंदगी में कुछ औरतें आई जिनसे उसे बहुत मोहब्बत थी। उन औरतों ने उसे हमेशा धोखा दिया और तुम जानती हो धोखा खाकर वो अब किसी औरत पर भरोसा नहीं करता, हत्ता कि मुझ पर भी नहीं। कहने को तो वो मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ रहता है, लेकिन मेरी बात उस पर असर नहीं करती। निगार बेगम ने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, मैंने तुमसे शादी कराई क्योंकि मुझे लगता था कि तुम फरहाद को संवार दोगी, लेकिन फवाद देखो, तुम्हारे आने के बाद ही वो बिगड़ गया है। तुम्हारी हालत देखो, तुम उसे कैसे बदलने आई थी और वो इसे ही बिगाड़ रहा है। नमीरा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। निगार बेगम ने बात जारी रखी, वो पहले ऐसा नहीं था। वो बहुत अच्छा लड़का था, फवाद से भी ज्यादा तमीज़दार और सुलझा हुआ। कभी किसी गैर औरत की तरफ आंख नहीं उठाता था। बचपन से ही ऐसा था। अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन शादी के बाद हालात बदल गए। उसकी पहली बीवी सिर्फ पैसे के लिए उसके बाप से शादी कर गई थी। जब उसे मालूम हुआ कि फरहाद के बाप के पास एक भी पैसा नहीं, क्योंकि उसने हमसे छुपकर शादी की थी, तो मैंने उसकी बीवी के तमाम जायदाद से अलग कर दिया। जब उसकी बीवी को ये बात मालूम हुई, तो उसने अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलकर फरहाद के बाप से तलाक ले ली और फरहाद और फवाद दोनों को छोड़कर चली गई। उसके बाद फरहाद के बाप ने शादी की और वो लड़की बहुत अच्छी थी। उसने सबका ख्याल रखा और फरहाद की संभाला। आहिस्ता-आहिस्ता फरहाद उसका गर्विदा हो गया। वो उसे अपनी माँ कहने लगा और हकीकत में वो क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। फरहाद का बाप उसे छोड़कर परदेस चला गया। कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी पाकिस्तान, मुस्तकिल तौर पर वहाँ नहीं रहा। निगार बेगम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, शुरू में उसने वादा किया कि 5 साल बाद वापिस आएगा,
5 साल गुज़र गए वो नहीं आया। फिर कहता 8 साल बाद आऊँगा। वक़्त गुज़रता गया वो नहीं आया और उसने भी किसी और को ढूँढ लिया। और जब वो लड़की चली गई तो फ़रहाद बहुत बीमार हो गया। इन 2 औरतों ने उसे तोड़ दिया। इतना कि अब वो खुद को सँभाल नहीं पा रहा। यही वजह है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करता और इतनी सर्द मिजाजी इख्तियार कर चुका है। नमीरा खामोशी से बैठ गई। दिल भारी और आंखें नम थी। उसे अब समझ आ चुकी थी कि फरहाद के सर्द रवैये और बिगड़ेपन के पीछे माजी की तल्ख यादें और धोखा खा जाने का दर्द छुपा हुआ था। मैं भी उससे प्यार करती लेकिन उसे ये सब कुछ धोखा ही लगता था। फवाद ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका छोटा भाई इतना हसास हो सकता है। वो खुद छोटा था मगर अपने भाई को उस हालत में देखकर दिल टूट जाता था। आखिरकार फरहाद की हिम्मत बढ़ाई और उसे इतना मजबूत बनाया कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसके कुछ गलत रास्ते चुन लिए। अब ना वो फवाद की बात सुनता है ना मेरी। और मुझसे भी वो इतना अटैच नहीं था मगर इतना ज़रूर था कि वो किसी औरत को अपने इतना करीब नहीं आने देता कि वो उसे धोखा दे जाए। हर औरत जिसने उससे वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसे छोड़कर चली गई। इन 2 औरतों ने उसकी ज़िंदगी को इतना बिगाड़ दिया था कि वो आहिस्ता-आहिस्ता ये सोचने लगा कि कोई औरत कभी वफ़ा नहीं कर सकती। हर औरत मक्कार है, हर औरत सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखती है और इसी वजह से फ़रहाद भी अपनी ज़िंदगी में महज़ अपने फ़ायदे के लिए चलने लगा। वक़्त गुज़रता गया और वो अपने कारोबार में भी हाथ बटाने लगा, लेकिन रात को देर तक घर नहीं आता था। मैं उससे कहती फ़रहाद ऐसा तुम क्यों करते हो? ये तुम्हारी शायान शान नहीं। वो लड़कियों के साथ अफ़ेयर करता, उन्हें यकीन दिलाता कि वो उनसे मोहब्बत करता है और जब वो मुकम्मल तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती हैं, तो उन्हें छोड़ देता है। लड़कियों को रोते, तड़पते देखकर उसे सुकून मिलता है। यही वजह थी कि वो तुम्हें भी दुःख देता, अपने करीब आने नहीं देता। लेकिन मुझे यकीन था कि तुम उतना ही दिनों से अपना गर्विदा कर लोगी। फवाद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटी तुम लड़की हो, समझदार और सुलझी हुई हो। मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। बस तुम अपना एतमाद जमाने की कोशिश करो। अब सब कुछ तुम पर है। तुमसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता। तुम कोशिश करो कि तुम किसी भी तरीके से उसका एतमाद हासिल कर लो, वरना फिर हमें किसी और तरीके से बात करनी होगी। नमीरा ने सारी बात समझ ली थी। अब वो जान गई थी कि फरहाद इतना सर्द क्यों रहता है, क्यों उसे अपने करीब नहीं आने देता। आहिस्ता-आहिस्ता नमीरा ने उसकी तमाम छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेना शुरू कर दी। जब फरहाद घर आता वो खुद ही उसके कपड़े बाथरूम में टाँग देती। जूते तलाश करने पर जल्दी से लाकर सामने रख देती। निगार बेगम ने भी महसूस किया कि नमीरा ने आहिस्ता-आहिस्ता फरहाद की ज़िंदगी का बोझ कम करने की हर कोशिश कर दी है। ये सब कुछ देखकर निगार बेगम के दिल में सुकून और ग़रूर दोनों पैदा हुए, क्योंकि उसने जान लिया था कि नमीरा ना सिर्फ समझदार और मेहनती है बल्कि फरहाद के दिल में थोड़ी-सी जगह भी पैदा कर सकती है। वो लड़की जो पहले घर में शलवार कमीज़ पहनती थी, अब हाफ़िज़ में फ्रेड शर्ट पहने नज़र आती है। फरहाद उसे देखकर हैरान रह गया। वो अपनी दादी के सामने बिल्कुल उसके सामने बैठा था और उसे देख रहा था। दिल में एक अजीब-सी खौफ थी। ये लड़की आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जगह ले रही थी, लेकिन कब और कैसे उसने दिल में जगह बना ली, ये वो खुद भी नहीं जानता था। दादी ने आहिस्ता-आहिस्ता नमीरा को हर काम सिखा दिया था, इतना कि अब नमीरा ना सिर्फ फरहाद के लिए बल्कि दादी की खैरख्वाह भी बन चुकी थी। फरहाद को लगने लगा था कि उसकी शादी फरहाद से नहीं बल्कि दादी से हो गई थी। दादी उसे उतना प्यार दे रही थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कुछ कहता तो दादी फौरन उसे डपट कर कहती, ये उस घर की बेटी बहू है और पढ़ी लिखी भी है, हमारे हाफिज को बेहतरीन तरीके से संभाल सकती है। नमीरा आहिस्ता आहिस्ता पूरे हाफिज में मकबूल होने लगी। लोग उसे मैम मैम कहकर पुकारने लगे और ऑफिस के कुछ कॉलीग्स भी फरहाद से कहते, सर आपकी बीवी माशाल्लाह प्यारी भी है और काम भी बहुत अच्छे से करती है, आप बहुत बड़ी लगती हैं। ये सब कुछ सुनकर फरहाद का गुरूर अंदर से टूट रहा था। उसे हमेशा अपनी तारीफ सुनने में खुशी मिलती थी, लेकिन ये लड़की अब उसकी जगह ले रही थी। अब वो उसे धुतकारता और वो बदले में उसे धुतकार देती।
یہ برداشت کرنا فرحاد کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ نمیرہ نے اسے گاڑی چلانا بھی سکھا دیا تھا تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر کام کر سکے۔ فرحاد جب دادی سے بولا، میں نے اس گھر سے نکلنے سے منع کیا تو آپ نے کیوں اسے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے؟ دادی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، وہ اس گھر کی بہو ہے اور پورے حق کے ساتھ یہاں رہے گی۔ جس طرح تم لوگ رہتے ہو، جس طرح میں رہتی ہوں، وہ بھی بالکل ایسے ہی رہے گی۔ وہ بالکل میری طرح ہے، تمہاری بیوی ہے اور تمہیں اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہی بات فرحاد کے دل میں بار بار گھوم رہی تھی، لیکن غصے اور غرور کی عادت کی وجہ سے وہ مٹیاں بھینچ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ اس روز پہلی بار ایسا ہوا کہ نمیرہ نے اکیلے گاڑی ڈرائیو کی۔ راستے میں ایک سنگین حادثہ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ نمیرہ فوراً ہسپتال پہنچ گئی۔ اس کے موبائل پر نگار بیگم کی کال آ رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا اور کہنے لگے یہ لڑکی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی ہے اور ہسپتال میں ہے۔ یہ سن کر نگار بیگم فوراً فرحاد کو کال کر کے ہسپتال پہنچ گئی۔ یہ فرحاد کے لیے یہاں پہلی بار تھا جب دل کو ایسا جھنجھلاہٹ ہوئی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ قیمتی کھو دینے کے قریب ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ وہ لڑکی جو دادی کے دل اور حافظ پر قابو ہو رہی تھی، اب اس کے دل پر بھی چھا چکی تھی۔ وہ آفس میں اسے اپنی جگہ لینے نہیں دے رہا تھا، لیکن اب یہ حقیقت اسے اندر سے ہلا رہی تھی۔ اس کی یہ عادت ختم ہو گئی کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھر سکے۔ اب وہ آفس میں جس طرح اپنی ساکھ برقرار رکھنا چاہتا تھا، اسی طرح اس کے دل کی دنیا بھی بدل گئی تھی۔ فرحاد ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کی کوئی قیمتی چیز کھو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا اس کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ حادثہ اتنا سنگین تھا اور ٹرک اور کار کی ٹکر میں جان جا سکتی ہے۔ یہ سن کر فرحاد بے ساختہ رونے لگا۔ وہ جو برسوں عورتوں سے نفرت کرتا رہا، آج ایک عورت کے لیے رو پڑا تھا۔ نگار بیگم نے اسے یہ دیکھ کر کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دعا کرو اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن فرحاد کے سر پر پریشانی مسلط ہو چکی تھی۔ دل کے اندر ایک خوف اور محبت کا طوفان اٹھ رہا تھا جو اسے روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ عورت جس نے گھر میں بھی اپنی جگہ مضبوط کر لی تھی اور آفس میں بھی سب سے آگے تھی، جس سے فرحاد کو ہمیشہ جعلی سا محسوس ہوتا، آج اسپتال کے ایمرجنسی روم میں پڑی تھی اور وہ خود کو شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، مگر فرحاد دل ہی دل میں یقین نہیں کر رہا تھا کہ وہ واقعی ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید سب کچھ معمول پر آ جائے، شاید وہ دوبارہ اپنی ہنسی اپنی زندگی میں لوٹ آئے۔ 2 دن تک وہ بے ہوش رہی، کسی سے بات نہ کی اور فرحاد اسپتال کے بیڈ پر اسے اس حالت میں دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس نے دادی سے ہاتھ جوڑ کر کہا، دادی پلیز کچھ کریں، ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ کچھ کریں اور اسے ٹھیک کر دیں۔ میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اسے بہت دکھ دیا ہے، بہت تکلیف دی ہے، لیکن میں اسے اس طرح مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ دادی میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر دادی نے نمیرہ کے بیچ آنسو چھپاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں فرحاد، تمہارے دل میں جو ہے وہ سچ ہے۔ نمیرہ جیسی لڑکی دوبارہ نہیں ملے گی۔ وہ چاہے قریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، مگر اتنی سلجھی ہوئی اور سمجھدار تھی کہ نہ صرف گھر کو سنبھالا بلکہ آفس میں بھی کسی مرد سے کم نہیں۔ پورے آفس میں نمیرہ کی طبیعت کی خرابی کی خبر پھیل چکی تھی۔ آفس کے ہر شعبے میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ قرآن خوانی کا بندوبست کیا گیا کیونکہ اس کی حالت انتہائی کریٹیکل تھی۔ 2 دن سے وہ مسلسل بے ہوش تھی، ایمرجنسی میں رکھی گئی تھی اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے جا رہے تھے، آپ لوگ دعا کریں، دعا سے ہی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ سب کے دل دہل گئے۔ فواد اپنے بھائی کی کیفیت دیکھ کر دل سے کپ کپا رہا تھا۔ فرحاد کے لیے یہ خبر موت کے برابر تھی۔ ہر لمحہ اس کے دل پر صدیاں بن کر گزر رہا تھا۔ وہ نماز پڑھنا شروع کر دی اور ان 2 دنوں میں مکمل طور پر دنیا سے کٹ گیا۔ نگار بیگم اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر آخرکار ان کا یقین جیت گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ نمیرہ اسے سدھار کر رکھے گی اور آج وہ واقعی سدھر چکا تھا۔ ایسا سدھرا ہوا کہ وہ کبھی واپس بگڑ نہیں سکتا تھا۔ اب اس کی تمام ڈوریں نمیرہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوش بھی تھا، لیکن نمیرہ کی حالت کے بارے میں اس سے گہری فکر بھی لاحق تھی۔
3 दिन गुज़र चुके थे और आज तीसरे दिन वह मुसलसल मस्जिद के मुसल्ले पर बैठा, गिड़गिड़ा रहा था। आँखें बंद किए, हाथ जोड़े, रो-रो कर नमीरा की सेहत की दुआ कर रहा था। उसका मोबाइल बजा और फवाद की आवाज़ कानों में पड़ी, "भैया जल्दी से अस्पताल जाएँ।" यह सुनकर फरहाद दौड़ता हुआ अस्पताल पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसे मालूम हुआ कि नमीरा होश में आ गई थी और मुसलसल उसका नाम पुकार रही थी। डॉक्टर ने सिर्फ एक शख्स के कमरे में जाने की इजाज़त दी थी और निगार बेगम ने फरहाद को मिलना मुनासिब समझा। फरहाद जल्दी से कमरे में गया। नमीरा बेड पर पड़ी, बाहों में जकड़ी हुई, एक टांग टूटी हुई, हाथों पर जख्म और आंखों में आंसू लिए थी। उसे देखकर फरहाद का दिल कट गया। ये वो लड़की थी जिसके लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार था और आज वो इतनी कमज़ोर और ज़ख्मी पड़ी थी। फरहाद उसके करीब आया और आहिस्ता से उसके बाल संवारने लगा। नमीरा के दिल में खौफ और हैरत का तूफान था। क्या आज भी वो उसे धुतकार देगा? लेकिन आज वो रो रहा था। उसकी आवाज़ में दर्द और मोहब्बत दोनों झलक रहे थे। "तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती? तुम जानती भी हो मेरी जान निकल गई थी तुम्हें इस तरह देखकर।" नमीरा खामोशी से बस हैरत से उसे देखती रही। वो वही बिगड़ा हुआ लड़का था जो आज उसके लिए रोता नजर आ रहा था। ये लम्हा किसी के नेमत से कम नहीं था। फरहाद ने सर हल्का सा जुम्बिश दी और उसे करीब बैठा लिया। उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा और आहिस्ता से कहा, "खुदा गवाह है, मैं आज तक औरतों से नफरत करता रहा हूँ। मेरी जिंदगी में जो औरतें आईं उन्होंने मुझे तोड़ कर रख दिया। औरतों पर मेरा यकीन ही खत्म हो गया था। लेकिन तुम्हारे आने के बाद, तुम पर मैंने जो जुल्म किया, तुम्हें जो धुतकारा, उससे कहीं ज़्यादा तुमने मुझ पर भरोसा किया। तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दी और उसी ने मुझे सुधार दिया।" नमीरा की आंखों में नमी थी और दिल धड़क रहा था। आज वो समझ चुकी थी कि बिगड़ा हुआ फरहाद, जो हमेशा सख्त और बेरहम नजर आता था, उसके लिए कितना नर्म और कमज़ोर था। आज उसके दिल और उसकी ज़िंदगी की तमाम ताकतें नमीरा के हाथ में थी। फरहाद उसके हाथ पकड़े अपने सीने से लगाए बैठा था। वो जो अकड़ कर रहने वाला, जो हमेशा धुतकारने वाला था, आज उसके सामने मुकम्मल तौर पर नर्म हो चुका था। उसकी आंखों में दर्द और मोहब्बत दोनों साफ झलक रहे थे। नमीरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोली, "आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी में 2 औरतों ने आपको तोड़ दिया था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मर्द था, मेरा बाप। उसने मुझे सर उठाकर चलना सिखाया। फिर मैंने अपने बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए आपकी दादी से मदद ली, उसका इलाज करवाया और वादे के मुताबिक आपसे शादी कर ली। तब से आप ही मेरी ज़िंदगी में आए। आपको देखकर ही मैं जीने लगी थी। आप ही मेरा सहारा और मेरी ज़िंदगी का महवर थे। और जानते हैं, जब आपने मुझे धुतकारा, तब तक मैंने खुद को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन दादी जान और फवाद मुझे आपका एतमाद जीतने के लिए मुझे इस काबिल बनाया। मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी जल्दी मुझसे मुतासिर हो जाएँगे, मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएँगे। अगर शायद मैं उस वक़्त अपनी जान ले लेती तो शायद आपकी मोहब्बत हासिल कर लेती। इतना इंतज़ार, इतनी आज़माइश के बाद, और आज बिलाख़िर आप सिर्फ़ मेरे होकर आए हैं।" फरहाद ने नमीरा की आंखों से आहिस्ता से आंसू साफ किए और सरगोशी में कहा, "अब कभी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। तुम मुझ पर यकीन रखो। जल्दी से ठीक हो जाओ, वापस आ जाओ। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जो तुम कहोगी वैसा करूंगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी ये हालत मुझे देखने नहीं देती।" नमीरा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और दिल में महसूस किया कि आखिरकार वो महफूज है, उसकी मोहब्बत में महसूर और उसके साथ मुकम्मल तौर पर अकेली नहीं। आखिरकार नमीरा अपनी मोहब्बत जीतने में कामयाब हो गई थी। वो जान चुकी थी कि किसी को दिल में जगह देना कितना मुश्किल होता है, किसी पर एतमाद कायम करना कितना नाजुक मरहला होता है, और जब वो एतमाद टूट जाए तो दर्द की शिद्दत कितनी जहरीली होती है। उसकी ये सभी मिसालें उसके सामने फरहाद के वजूद में जिंदा थीं। अब उसकी तमाम तवज्जो ये थी कि वो जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाए, कि जिस हद तक मुमकिन हो उसने जो दुःख उसे पहुँचाया, उसे मुकम्मल तौर पर समेट सके। लेकिन हकीकत ये थी कि फरहाद पहले ही उसे समेट चुका था। जितना वो उसे दुःख देख चुकी थी, उतना ही फरहान अब उसे बेपनाह मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत के सामने नमीरा को एक अजीब-सा सुकून महसूस हो रहा था। एक ऐसा सुकून जो उसकी रूह को राहत देता था।
وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے فرحاد کے دل کو اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے قابل بنایا۔ اب نمیرہ فرحاد کے ساتھ خوش تھی۔ ان دونوں کی محبت مکمل ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر محبت نے نفرت پر فتح حاصل کر لی تھی۔ وہ نفرت کو ہرا کر فرحاد کی قربت میں سب سے قیمتی لمحات حاصل کر چکی تھی۔ باہر کھڑی نگار بیگم اور فواد بھی اس خوشی میں برابر کے شریک تھے۔ ان کے چہروں پر خوشی کی چمک تھی اور دلوں میں اطمینان کہ اب فرحاد کبھی نمیرہ کو دکھ نہیں دے گا۔ چند دنوں بعد جب نمیرہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی، فرحاد خود اپنے ہاتھوں سے اسے گھر لے آیا۔ وہ اس کی ہر خدمت کرتا رہا، ہر خواہش پر دھیان دیتا رہا، اور پھر یوں دونوں نے مل کر اپنا گھر بسانا شروع کیا۔ دادی اب ہمیشہ کے لیے لندن اپنے بیٹے کے پاس شفٹ ہو گئی تھیں، اور فواد بھی فرحاد کے ساتھ یہی رہنے لگا تھا۔ یہ ان کا خاندان مکمل ہو گیا تھا، محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور ایک نئی زندگی کی شروعات کے ساتھ۔